जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। जब हम लोग पद्य और गद्य का वाचन करते हैं, जिसमें कहानियों का वाचन किया जाता है या कहानी को जब पढ़ा जाता है, जीवनी को जब पढ़ा जाता है, उपन्यास को जब पढ़ा जाता है, तो पढ़ते समय जब ठहराव या रुकावट होता है, जिसके कारण उसको हम लोग विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब हम लोग बोलते हों या फिर लिखते हों, तो जहाँ पर लिखते समय भी ठहराव या रुकावट होता है, वो जिसके कारण होता है, उसी को हम कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे तो विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिसको विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छे तरीके से आता है, वो कहीं ना कहीं शुद्ध वर्तनी का प्रयोग अच्छे तरीके से कर लेता है, शुद्ध लेखन का प्रयोग अच्छे तरीके से कर लेता है। ये सिर्फ विराम चिन्हों के द्वारा हो सकता है। तो इसलिए आज का जो हमने टॉपिक तय किया है प्यारे बच्चों, वो है विराम चिन्ह। विराम का जो अर्थ होता है वो होता है आराम। आराम जब कोई करता है तो बैठ करके, लेट करके ऐसे ही आराम करता है ना। तो उसी तरीके से जब आप पढ़ते समय जब आराम करते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे रुकते हैं, ठहरते हैं, तो उसी विराम चिन्ह के द्वारा करते हैं। ठीक है। इसको विश्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठहराव के नाम से भी जाना जाता है विराम चिन्ह को। ठीक। या विराम का जो मतलब होता है, ये दूसरा नाम ही है, आराम, विश्राम, ठहराव। चिन्ह को हम लोग और भी अन्य नामों से जानते हैं, जैसे चिन्ह को संकेत भी हम कहते हैं, निशान भी कहते हैं और पहचान भी कहते हैं। ठीक है। इन्हीं के द्वारा हम पहचानते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, रुको, मत जाने दो। ठीक है। आप जब इसको पढ़ते हैं तो रुको मत, मतलब ठहराव कहाँ पर आ रहा है, रुको मत जाने दो, ऐसा। यहाँ पे रुको जब हम कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ठहराव आ रहा है, इसलिए ये जो शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये अशुद्ध है। ठीक। लेकिन जब हम बोलते हैं रुको मत जाने दो, तो ये कहीं ना कहीं शुद्ध उच्चारण हो रहा है इसका। ठीक। इसीलिए विराम चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हिंदी में। ठीक है। अब विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो जिन चिन्हों का प्रयोग बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय रुकने के लिए किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है। किसके लिए? हम जब बोलते समय और पढ़ते समय और लिखते समय जब रुकने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं प्यारे बच्चों। विराम जो चिन्ह होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक। जिसमें से मैं एक एक नाम लूँगा और उन नामों के आधार पर हम लोग उसको समझेंगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसका कैसे प्रयोग होता है। ठीक। तो पहला जो नाम आता है वो होता है अल्प विराम का। ठीक है। इसको अंग्रेजी में कॉमा भी बोलते हैं। ये इसका चिन्ह है, संकेत है कह सकते हैं, जिसके आधार पे आप पहचानते हैं कि अल्प विराम का चिन्ह कैसे लगता है। तो ये है छोटा सा, इस तरीके से, ये इस तरीके से लगता है। जैसे अगर मुझे कुछ लिखना है और उसके बाद कॉमा लगाना है या आपका अल्प विराम लगाना है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे इसी को लिखना है अशुद्ध शुद्ध, तो इस तरीके से लगेगा। ठीक है। ये हमने लगा दी। तो अल्प विराम, अल्प विराम एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग वाक्य के बीच में थोड़ा सा ठहराव, वाक्य के बीच में किसके लिए किया जाता है? थोड़ा सा ठहराव लाने के लिए और दो शब्दों, वाक्यांशों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब जब ठहरेंगे, जैसे हम कह रहे हैं रुको मत, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं।
ना। तो यही कह रहा है कि इसका प्रयोग वाक्य के बीच में थोड़ा सा ठहराव मतलब हम आराम ले रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कामा का प्रयोग करते हैं या अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और इसलिए भी करते हैं क्योंकि अब यहाँ से दूसरे शब्दों का या वाक्यांशों का अलग किया जा रहा है उसको। अब यहाँ से क्या कर रहा है हम इसको देखिए, यहाँ से कह रहा है जाने दो, तो इसको अलग भी किया जा रहा है, तो अलग करने के लिए भी किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है एक विराम चिन्ह। अब जैसे के लिए समझिए, कह रहा है पहला उदाहरण है कि वह आया। अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, ठहराव ले रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन चला गया। वह आया लेकिन चला गया, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दो वाक्यांशों को अलग किया जा रहा है। किसके द्वारा, इसी अल्प विराम के द्वारा, जिसमें एक तो आपका सब जो वाक्यांश हो गया वह आया और दूसरा लेकिन चला गया। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो उदाहरण है, मैं जो कहता हूँ। अब यहाँ पे ठहराव लिया गया, तो ये कामा का प्रयोग किया गया है, या उसको हिंदी में कहेंगे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। अब ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं बोला जाता। बोलेंगे तो कहेंगे ना मैं जो कहता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहरा होता है, उसके बाद जोर दिया जाता है कि ध्यान से सुनो। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये है पहला, जिसको विराम चिन्ह के अंतर्गत पहला अल्प विराम के बारे में आप लोगों को बताया गया। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसका नोट्स भी लेते चलें, ताकि आपको उन चिन्हों से परिचित भी हो जाए और आपके पास थोड़ा थोड़ा नोट्स भी हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके पश्चात हम लोग दूसरे जो प्रकार है उस पे आएंगे। ठीक, नोट कर लें आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए दूसरा है अर्ध विराम। ठीक है, वो इसका सांकेतिक चिन्ह है, संकेत है। अब देखिए ये कह रहा है, ये भी एक विराम चिन्ह ही है, जो कि दो संबंधित स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने या श्रृंखला को विराम देने के लिए किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए या फिर विराम देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर रुक गया तो वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विराम दिया जा रहा है। तो वहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाक्यांश को प्रारंभ कर रहा हूँ, तो वो जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो ये जो आपका अर्ध विराम है वो क्या कर रहा है, आपको विराम देने का भी काम कर रहा है और दूसरे वाक्यांश को जोड़ने का भी काम करता है। जैसे पहला उदाहरण के रूप में, जब मेरे पास रुपए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा विराम या विश्राम दिया जा रहा है, तो इसलिए अर्ध विराम का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो वाक्यांश है उसको जोड़ा जा रहा है, तब मैं आपकी सहायता करूँगा। ठीक है, तो जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी क्या करूँगा, सहायता करूँगा। दूसरा देखिए कह रहा है, पुलिस पूछताछ करती रही। अब यहाँ पर भी देखिए कि आपको विश्राम दिया जा रहा है। ठीक, तो विश्राम किसके द्वारा, यही आपके अर्ध विराम के द्वारा दिया जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरे वाक्यांश को जोड़ा जा रहा है, चोर झूठ बोलते रहे। ठीक है, पुलिस पूछताछ करती रही, चोर झूठ बोलते रहे। तीसरा उदाहरण के माध्यम से समझिए कि मैं आपके यहाँ नहीं पहुँच सका। लोग बोलते हैं ना, किसी ने किसी को शादी में अगर निमंत्रण दिया तो कहा कि तुम आए नहीं, तो वो बताता है ना कि मैं आपके यहाँ नहीं पहुँच सका क्योंकि बरसात हो रही थी। ठीक है, तो ये नहीं पहुँच सका, पर उसके बाद उसको क्या किया जा रहा है, विश्राम दे रहा है। फिर उसके बाद वो क्योंकि बरसात, रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं पहुँच सका, तो ये दूसरे वाक्यांश को जोड़ा भी जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है अर्ध विराम बोला जाता है, जिसका सांकेतिक चिन्ह ये है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो आपका प्रकार है विराम चिन्ह का, उसको हम लोग बोलते हैं उपविराम। ठीक है, या फिर इसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, अपूर्ण विराम के नाम से भी जानते हैं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो
वहाँ पर उप विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जब किसी विषय को या वस्तु को अलग से दर्शाने की बात आती है तब वहाँ पर क्या किया जाता है, उप विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कृष्ण के अनेक नाम। अब देखिए यहाँ पर जो कृष्ण के अनेक नाम हैं तो ये अलग से दर्शाने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उप विराम का प्रयोग किया जा रहा है। कौन कौन से नाम हैं तो वो अलग से दिखाया जा रहा है, अलग से ही ना नाम दिखाया जा रहा है। क्या नाम है तो मोहन है, श्याम है, मुरली है, कान्हा है, ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, उप विराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु या विषय के बारे में क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो उप विराम का प्रयोग करके। तो ये बिना उप विराम का प्रयोग किए हम उसका नहीं बता सकते, तो वो समझ में नहीं आएगा कि क्या नाम है। तो इसलिए इसको जब हम लगा दिए तो वो समझ में आने लगा कि नहीं, इनका नाम यही है, कृष्ण भगवान का इतने नाम है। ठीक, समझ में आ रहा है ना सबको, तो इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे जो प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, ऐसे और भी आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि गणेश के अनेक नाम हैं, जैसे लंबोदर ना, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इस उप विराम का प्रयोग करके। ठीक, इसको नोट कर लें आप लोग। उसके बाद है प्यारे बच्चों फोर्थ आपका पूर्ण विराम। ठीक है, तो संस्कृत, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के वाक्य के अंत में जो प्रश्नवाचक होते हैं उनको छोड़ करके जो विराम चिन्ह उपयोग में लाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी में, संस्कृत में या अन्य भारतीय भाषाओं में आप देखेंगे जहाँ पर कि वाक्य का अंत हो जाता है तो एक खड़ी पाई के रूप में खींचा जाता है। हिंदी में बोलते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई के रूप में खींच दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। या फिर सरल भाषा में अगर आपको कहा जाए या बताया जाए कि जहाँ पर बात पूरी हो जाए या फिर जहाँ पर वाक्य का समाप्ति हो जाए वहाँ पर खड़ी पाई लगा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम के रूप में जानते हैं। जैसे उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ये क्या किया गया है, यहाँ पर एक खड़ी पाई या डंडी ऐसे खींच दी गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह का जो सिंबल होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ऐसी खड़ी डंडी। ठीक, जैसे यह हाथी है। अब यहाँ पर आपका जो वाक्यांश है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, जो बात आप कहना चाहते हैं वो खत्म हो गया। तो यहीं पे क्या किया गया है, ये ऐसा डंडा खींच दिया गया है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पूर्ण विराम बोल रहे हैं। यह लड़का है। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हैं, जैसे कि वह आदमी है, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अब जहाँ पे है लगेगा मतलब आपका जो वाक्यांश है वो समाप्त हो जा रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, पूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पांचवा है प्यारे बच्चों योजक चिन्ह। इसको हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं बेड़ी पाई। ठीक है, ये देखिए ऐसे क्या किया गया है, बेड़ा करके ऐसे पाई को खींचा गया है। ठीक, बेड़ी पाई ना, और इसको बोला जाता है हाइफन मार्क, भी अंग्रेजी में बोलते हैं हाइफन मार्क। समझिए क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में होने वाले विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना हो तो उनके लिए जिसका प्रयोग होगा उसी को हम क्या कहेंगे, योजक चिन्ह कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, और इसको हम लोग चिन्ह के रूप में देखिए ऐसे बेड़ी पाई के रूप में यूज करते हैं, छोटा सा ये बेड़ी पाई। अब जैसे देखिए कि जीवन में सुख दुख, यहाँ पे सुख दुख, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए हम बेड़ी पाई लगा दिए तो क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो ये जोड़ दिया गया। दुख को क्या किया गया, इसमें जोड़ने के लिए बीच में हाइफन लगाया गया है। जैसे दूसरा देखिए राम और श्याम भाई बहन है। ठीक है, तो भाई बहन को जोड़ने के लिए क्या किया गया, बीच में हाइफन लगाया गया। जैसे मोहन के माता पिता,
तो जब माता के साथ साथ पिता को जोड़ा जा रहा है तो बीच में क्या लगाया गया है, हाइफन लगाया गया है। ठीक, सत्य असत्य, सहमत असहमत, ऐसे जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दूसरे शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो बीच में क्या किया जाता है, हाइफन का प्रयोग प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक है, तो यही है आपके विराम चिन्ह। अभी बहुत सारे हैं विराम चिन्ह, ये मैंने 5 बताया, फटाफट इसको नोट कर लें आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट करते चले जाइए। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, छठा विराम चिन्ह है जिसको हम लोग अवतरण या उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो अधिकांशतः लोगों में, अधिकांशतः बच्चों में प्रयोग करते समय गलतियां होती हैं। आजकल की जो किताबें हैं उन किताबों में भी उस तरीके का अवतरण के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, जिसकी वजह से बालक एवं बालिकाएं बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। इन चिन्हों का मैं विस्तार पूर्वक इसलिए आपको अध्ययन करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि बहुत सारे जो कंपटीशन वनडे के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे का, पुलिस का, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सब बहुत सारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों में इन चिन्हों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्योंकि बच्चे लिखते समय उन चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, टीचर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए गलतियाँ उनको रहता है। तो जब एग्ज़ाम में देता है तो उन चिन्हों का सही ढंग से पहचान भी नहीं कर पाते हैं। मैं एक बताऊं कि मैं बीटीसी के बच्चों का और बीएड के बच्चों का, बीएलएलबी के बच्चों का बहुत लेखनी जब देखा तो लेखनी में मैं ये त्रुटियां पाया, तो उन बच्चों से पूछा, ब्लैक बोर्ड पे एक शब्द लिख करके मैंने कहा कि इसका प्रयोग करके तुम लोग दिखाओ अवतरण चिन्ह का। तो जब भी बोर्ड पे उनको बुलाया जाता है तो वो गलत तरीके के कहीं ना कहीं उन चिन्हों को लगाते हैं। और मैं बता दूं कि लगभग हमने ये अभी तक जो है 600-700 बच्चों पर उसका प्रयोग किया, जिसमें से 10 ऐसे बच्चे थे, 12 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सही रूप से उसका प्रयोग किया, बाकी सभी ने क्या किया, गलत ही प्रयोग करके दिखाया है। ठीक है, तो उसका सीधा सा रीज़न ये भी है कि आजकल की जो किताबें आ रही हैं, जो कि कह सकते हैं सिर सीरीज जैसा है, गाइड जैसा है, तो उसमें भी सही तरीके का टाइपिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, और भी एक ऐसे विराम चिन्ह का मैं प्रयोग बताऊंगा जिनका अधिकांशतः आप देखेंगे कि सही ढंग से उसका प्रयोग नहीं होता है, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मैं एक जैसे पूर्ण विराम की बात कर रहा था, आप देखेंगे तो मैं इसीलिए वहाँ पर जिक्र किया हिंदी में या फिर संस्कृत में या अन्य भारतीय भाषाओं में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम वही अंग्रेजी में बात करते हैं लिखते समय, तो अंग्रेजी में बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी लिख करके वहाँ डॉट लगा देते हैं, ऐसे कामा या लगा देते हैं, बोल देंगे, तो ये कामा से ही उनका पूर्ण विराम का काम चल जाता है। तो इसलिए अन्य भाषाओं में उसका बहुत बड़ा जिक्र या महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है, लेकिन जब हम हिंदी लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं या अन्य जितने भी भारतीय भाषाएं हैं उनको जब लिखते हैं तो हमारे लिखावट में पूर्ण विराम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं हास्य के रूप में एक पूर्ण विराम पर मैंने एक पत्र लेखन भी लिखा है, मैंने बच्चों के सामने उसको भी रखा है कि पढ़े लिखे व्यक्ति एक पत्र लिख रहे हैं जिनको पूर्ण विराम का ज्ञान नहीं है, तो उस पत्र का जो लेखन है, जो अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है उससे पूर्ण विराम की जानकारी न होने से। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो विराम चिन्ह हैं उनकी आप सही ढंग से, सही तरीके से जानकारी को ग्रहण करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो अवतरण चिन्ह है, अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और इसका प्रयोग वाक्य की किसी भी शब्द पर जब जोर देने या फिर किसी के कहे गए वाक्य पर जो का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शब्द पर बहुत ज़्यादा विशेष बल देते हैं या फिर जोर देते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं अलग से दिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई कोटेशन हो गया, कोई थॉट हो गया, सुविचार हो गया, विचार हो गए ना, तो उन पे हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है कि इसका प्रयोग वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए
अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम वाक्य को जो का त्यों लिखने के लिए जब करते हैं तब भी ये होता है कि दोबारा लिखा गया है तो इसको हम क्या करें, हाईलाइटेड कर दें। ठीक, अवतरण जो चिन्ह होता है प्यारे बच्चों वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है इकहरा और दूसरा होता है दकहरा। इकहरा का मतलब होता है कि इस पे सिंगल अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जो इसका जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा राम। अब इस राम शब्द को हमने ज़्यादा बल देने के लिए क्या किया, से ये लगाया अवतरण का चिन्ह। अब ये अवतरण का चिन्ह लगता कैसे, ये ध्यान रखिएगा। तो अवतरण का जब इकहरा लगता है तो एक सिंगल लगेगा, जिसमें देखिए ये जो पहले के या आज के समय में जो कह सकते हैं 6 बनता है, 6 बनता है ना, वो इस तरीके का ये होता है। ठीक है, और जब ये जहाँ पर ये राम लिखा हुआ है इसका जब हम लोग क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो ये 9 जैसे लिखा जाता है ना, उस तरीके का हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। यहाँ से क्या किया गया है, तो इसका ऊपर का मुख रहता है। ठीक है, और जो ये थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये इस तरीके का जब ये रहेगा तो ये कहाँ से, यहाँ से जो प्रारंभ में लगता है इस तरीके का ना, ये इस तरीके का प्रारंभ में लगता है, ऊपर सिरा इसका खुला रहता है। और जब यही बंद होता है, शब्द मतलब खत्म होते हैं या जिसको हम हाईलाइटेड करते हैं वो शब्द खत्म हो रहा है, तो इसको इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको बंद किया जाता है इस तरीके से। ये नीचे की ओर क्या होता है, ऐसे रहता है, ये बंद रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्यारे बच्चों लगता है। ये आप थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये है इस तरीके से, बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई दे। ठीक, इस तरीके से लगता है। तो एक सिंगल लगाएंगे तो इसको बोलेंगे इकहरा। ठीक है, तो एक लग रहा है, जैसे हमने राम में लगाया हुआ है। ठीक, अब जब इसी को हम क्या करें, एक ठो और बना करके इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक और बना दिए, मतलब 2 बना देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, दकहरा बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही है जो कि शब्द पर जोर देने के लिए लगता है। ठीक, इतनी बात समझ में आया। तो ये इसी तरीके से लगता है। आपके किताबों में देखेंगे तो बस ऐसा ऐसा डाट डाट कर देता है ऐसे ही। ये बल्कि ये किताबों की भी थोड़ी सी त्रुटियां हैं, कह सकते हैं। टाइपिंग में उतने अच्छे तरीके से लोग टाइपिंग करते नहीं हैं, जिसकी वजह से आजकल तो बस ऐसे 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 कर दिए, जिसकी वजह से बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये लगता कैसे है, होता कैसे है। ठीक है, ये कई कई समस्याएं होती हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होइए, ये इसी तरीके से लगाया जाता है। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये लगता है। ठीक, जैसे नेताजी ने कहा, एक सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत अच्छा कह सकते हैं नारा है, तुम मुझे खून दो। ठीक है, तो यहाँ से हमने लगाया जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उनका स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे बंद हो रहा है, तो जब बंद करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्या है, इनका विचार है, कह सकते हैं नारा है। तो ये पूर्ण विराम जब लग जाएगा ना, मतलब खड़ी पाई जब लग जाएगी, उसके बाद इसको बंद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखते समय मिट गया है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से स्टार्ट होगा। जब तुम लिखेंगे उसके पहले ये स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस पे विशेष रूप से बल दिया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं नारा है, तो इस पे दकहरा हम क्या कर रहे हैं, अवतरण का चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ में आया। अब देखिए इकहरा का प्रयोग कैसे होता है, तो जैसे हमने लिखा कामायनी, ठीक, हमने लिखा गोदान, गबन, ऐसे जब लिखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यहाँ भी देखिए हमने क्या किया है, जयशंकर प्रसाद को कोट कर रहा है, या कह सकते हैं कि उन पे बल दिया जा रहा है कि किनके द्वारा ये लिखा गया है।
तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये अब ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनका नाम है तो नाम को ही हम क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, इसलिए यहीं पर हमने बंद कर दिया। अगर पूरा सेंटेंस होता जिस तरीके से ये है तब यहाँ पर पूर्ण विराम के बाद कहीं ना कहीं हम इसको क्या करते, क्लोज करते। तो इसलिए नाम पर ही सिर्फ किया गया है तो इसलिए पहले ही हमने इसको बंद किया हुआ है। लगाने का तरीका ऊपर बता ही दिए हैं प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकहरा, मतलब सिंगल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, इतनी बात समझ में आया। फिर आगे बढ़े हम लोग। अगर कहीं भी आपको समस्या होगा, कठिनाई होगी तो एक बार पुनः आप पूछ लीजिएगा, ठीक, कि कैसे इकहरा का प्रयोग किया जाता है, कैसे दकहरा का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है और दोनों लगाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए एक तीसरा है विराम चिन्ह, सातवां विराम चिन्ह है जिसको हम लोग त्रुटि पद बोलते हैं, या उसको और एक नाम से जानते हैं काक पद बोला जाता है, या फिर हंस पद बोला जाता है, या फिर एक नाम लिया जाता है विस्मरण चिन्ह। यही पे लिख दे रहा हूं ना, विस्मरण चिन्ह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके लगभग कितने नाम हो गए भाई, 4 नाम हो गए। ठीक, और इसको आप देखिए कि इस तरीके का इसका सांकेतिक चिन्ह है, ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लगाया जाता है विस्मरण चिन्ह। अब समझ ही गए होंगे कि मतलब विस्मरण का मतलब है जहाँ पर हम भूल गए, कोई वाक्यांश हम लिख रहे हैं और वाक्यांश लिखते लिखते समय क्या होता है कि कभी ऐसा चीज होता है जो कि भूल जाता है। ठीक है, तो भूल जाने पर हम क्या करते हैं, अब उसमें कर तो सकते नहीं, तो इसलिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वही लिखा गया है कि एक प्रकार का ये चिन्ह है जो लेख में पंक्ति के नीचे यह सूचित करने के लिए लगाया जाता है कि वहां पर शब्द छूट गया है जो उनके ऊपर लिखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम जब एक प्रकार से लेखन कार्य करते हैं तो लेखन कार्य करते समय कोई ऐसा शब्द होता है जो छूट जाता है, तो उस छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस विस्मत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि वो जो छूटा हुआ शब्द है वो ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मैं आप देख रहे होंगे कि शब्द जो मैं एडजस्ट किया हूँ ना, अगर ये छूट जाता और इसमें एडजस्ट करने के लिए जगह नहीं बचता, मैं यहाँ पर दिखा दूँ, थोड़ा सा इसको जोर में सटा के और लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर जगह ना बचे। ठीक, अब मुझे ये एहसास हुआ कि पर यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन मैं तो लिख नहीं पाया हूँ और जगह भी नहीं है कि उसमें लिखूँ, तो इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब यहीं पे ऐसे लगा दिया गया, और जो ये चिन्ह बताता है कि जो छूटा हुआ शब्द है उसको क्या ऊपर लिखा गया है। अब ये छूटा हुआ जो शब्द है, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ ना, वो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा बड़ा हो, पूरी एक लाइन भी हो सकती है, पूरा एक वाक्यांश भी हो सकता है छूटा, तो आप आसानी से उसको ऊपर लिख सकते हैं छोटे छोटे रूप में, कि अब ये बताएगा कि यहाँ पे छूट गया था, हमने इसको क्या किया है, ऊपर लिख दिया है, जो इसी स्थान का वो वाक्यांश है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये त्रुटि पद का प्रयोग किया जाता है जो लेखनी में हमसे छूट जाता है। ठीक है, आई होप आपको जो मैं बता रहा हूँ विराम चिन्ह आपको समझ में आ रहे होंगे। आप भी कहीं ना कहीं बच्चों जब लेखन वर्ग करते हैं तो ऐसी क्रियाएं आप करते हैं, लेकिन आपको उन चिन्हों का ज्ञान होता है, बहुत चिन्हों का ज्ञान नहीं होता है। हम प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो इसलिए इन चिन्हों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको 7 जो है विराम चिन्हों से अवगत कराया। लगभग आप देखेंगे तो 24-25 विराम चिन्ह मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी जो लेखनी है, पढ़ने की और बोलने की जो शैली है वो और भी अच्छी हो जाए, या जो त्रुटियां हैं वो कम से कम हो पाए। इसलिए विराम चिन्हों को मैं आज 7 बताया हूँ। बाकी जो विराम चिन्ह है वो मैं नेक्स्ट जब क्लास लूँगा तो उसमें आप लोगों को अवगत करा दूंगा। प्यारे बच्चों, आज का कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो उस फीडबैक के अनुसार और जोश खरोश के साथ आप लोगों का क्लास लिया जाएगा और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप नोट कर लीजिए इसको, फटाफट इसको नोट कर लें। नीचे का नहीं दिख रहा ना, ये आप इसको लिख लें और देख लें।